दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन ये आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो ये जो वीडियो आपके लिए लेकर मैं आया हूँ इसमें ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर की अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट स्टडी विज्ञान प्रकाश पर, तो आप विजिट कर लीजिएगा और इसकी जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से कितने क्षेत्र पर वन क्षेत्र का होना जरूरी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 33% वन क्षेत्र का होना जरूरी माना गया है। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की। ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें देश ने अपने भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा है। 2017 में ये जो लक्ष्य था यानी कि 33% से हम काफी दूर थे, तो 2019 में ये कितना था 21.54%। और 2019 में अभी एक बात और याद रखना आपकी, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट ये द्विवार्षिक होता है, 2 साल में जारी किया जाता है। तो 2017 के बाद ये 2019 में जारी हुआ है और अब ये कब आएगा 2021 में। ठीक है, तो दोस्तों 2019 के बारे में बात करें तो 2019 में यह 21.67% हो गया, यानी कि थोड़ा सा जो है आपको जो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है 33% का उससे भी अभी हम काफी दूर हैं। तो याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए 33% वन क्षेत्र का होना जरूरी माना गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो जो अवसादी चट्टानें होती है फ्रेंड्स, इसमें जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीर आप देखिए, तो इसमें ये जो परतें होती हैं अवसादी चट्टानों की, ये जो परत आप देख रहे हैं इसके बीच में आपको जो जीव जंतुओं का जीवाश्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो अवसादी चट्टानें हैं जिसको आप क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे आप। तो दोस्तों प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी भी स्थान पर जमा हो जाती हैं, बाद में रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी छोटी रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और नमक की चट्टान, सेल सेकरी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो परतदार होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनने की संभावना भी पाई जाती है और खनिज तेल भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की जो चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें, उसमें कोयला भी पाया जाता है। और आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला ये बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप कि जो आगरा का किला है और दिल्ली का लाल किला है ये बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। बलुआ पत्थर क्या होता है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान। ठीक है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है, तो इसको आप बिल्कुल रट लेना। ठीक है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, गुजरात में। वन महोत्सव किसने शुरू किया था, वन महोत्सव। तो दोस्तों वन महोत्सव शुरू किया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। ठीक है, के.एम. मुंशी ने शुरू किया था वन महोत्सव। और वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इन्होंने इसको जो है शुरू किया था। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। ताजमहल के पीले पड़ने और क्षरित होने का कारण क्या है। दोस्तों जो ताजमहल है उसके लिए एक बहुत बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है और इस प्रकार से उसका क्षय भी हो सकता है। तो उसको बचाने के हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके पीले पड़ने और क्षरित होने का जो कारण है वो अम्लीय वर्षा माना जाता है। अम्लीय वर्षा जैसा कि आप जानते हैं पानी जब बरसता है तो वह H2O होता है और वायुमंडल में जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो उससे क्रिया करके एक शांत सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेट या फिर तनु जो कुछ भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड का कोई रूप बनता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ताजमहल का जो पत्थर है, जैसे कि आप जानते हैं, संगमरमर से प्रतिक्रिया करता है और फिर वो पीला पड़ जाता है। तो अम्लीय वर्षा इसका कारण माना गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र, इसको दोस्तों कहते हैं यूएनईपी। क्या कहते हैं? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और एक बात और भी याद रखना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। और ये जो है 5 कैटेगरी में 6 लोगों को दिए गए हैं। ये छोटा सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, नैरोबी, जेनेवा या फिर वाशिंगटन डीसी? तो दोस्तों ये जो है कहाँ पे स्थित है? नैरोबी में स्थित है। ठीक है, और यूएनईपी की भारत में जो क्या कहते हैं, सद्भावना राजदूत, ये कौन है? ये दिया मिर्जा को बनाया गया है। स्थापना इसकी हुई थी 1972 में और वर्तमान हेड है इंगर एंडरसन। तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुल मिला के 47 जो है क्या बोलते हैं उसे, टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में। तो उसमें से 6 टाइगर रिजर्व इसी प्रदेश में है, और ये प्रदेश है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो विकल्प सी हमारा सही है। अब ये जो 6 प्रदेश है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 टाइगर रिजर्व जो है, तो दोस्तों इसमें एक हो गया आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कान्हा टाइगर रिजर्व। दूसरा क्या हो गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तीसरा पेंच। चौथा पन्ना। फिर आता है सतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुरा और संजय डुबरी। तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? दोस्तों इसको नीरी भी कहते हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि इसके बारे में मतलब 2002 से लेकर अब तक मैं कम से कम बहुत सारी परीक्षाओं में देख चुका हूं कि पूछा जाता है कि नीरी का मुख्यालय कहां पर है। इसके बावजूद भी लोग इसको गलत कर देते हैं। इसको बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये CSIR का एक उपक्रम है, नागपुर में स्थित है। पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान और व्यवहारिक सुझाव देता है नीरी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नागपुर में स्थित है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाऊंगा, आप समझ लेना। तो ये होगी हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी गोल होती है, पूरी गोल तो नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। अब इसको बीच में से जो रेखा 2 भागों में बांटती है, इसको क्या कहते हैं आप? इसको विषुवत रेखा कहते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर। विषुवत रेखा या फिर इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांट रही है। ऊपर का जो है ये, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे क्या क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेखा है इसको 0 डिग्री अगर आप मान लें, ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहां तक ये जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल तक 90 रेखाएं इसी प्रकार से खींची गई हैं। ठीक है, और 90 रेखाएं जो है साउथ पोल तक खींची गई हैं 90s। तो 90 रेखा ये हो गई, 90 रेखा इधर से हो गई, 1-1 डिग्री पे रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये कुल मिला के हो जाती हैं कितनी? 180 रेखाएं। एक रेखा ऑलरेडी पहले से है 0 डिग्री वाली, जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, तो एक रेखा और हो गई। तो कुल मिला के 181 रेखाएं मानी जाती हैं। हालांकि अब इसके बीच में भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि 1-1 डिग्री पर खींची जाए तो 181 रेखाएं पूरी धरती पर खींची जाएंगी। इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। थोड़ा मैं इसको और क्लियर करता हूं। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये 1 डिग्री पर कैसे खींची गई हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब पृथ्वी को आप ऐसे जो वर्टिकली आप कट कर दो, ठीक है, वर्टिकली आप क्या करोगे? इसे कट कर लो इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। तो पृथ्वी के केंद्र से होकर जो ये रेखा यहाँ से गुजर रही है, इसको आप 0 डिग्री मानोगे। तो इस रेखा को मानते हुए जो रेखा खींची गई है ये विषुवत रेखा हो गई। अब इसके बाद 1 डिग्री पर, यहां से लेकर 1 डिग्री, तो ठीक है 15 डिग्री पर हम आ जाते हैं। इसी प्रकार से कम से कम 15वीं जो 15वीं डिग्री की रेखा होगी वो एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी। ठीक है,
उसको जो रेखा खींची जाएगी ये 15 डिग्री पर होगी। तो यहाँ पर जो 1 डिग्री के बीच में जो दूरी होगी, ये वाली दूरी मानते हैं ये 1 डिग्री की रेखा है, तो इसके बीच में जो दूरी होती है दोस्तों ये 111 किलोमीटर की होती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM। दोस्तों IIFM जो है ये भोपाल में स्थित है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शहतूत रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? शहतूत रेशम दोस्तों, शहतूत रेशम जो होता है ये कर्नाटक में ज्यादातर जो है पैदा होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किस कारण स्टोन कैंसर होता है? दोस्तों अब यहाँ पर ये मत समझ लेना आपकी जो स्टोन कैंसर होता है मानव शरीर में, उसके बारे में बात हो रही है। मूर्तियां किस कारण से जो प्रभावित है? स्टोन मतलब पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं उनको जो है कैंसर हो जाता है। कैंसर का मतलब वो क्षरित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका कारण क्या माना जाता है? तो दोस्तों हालांकि ये कहीं कहीं पर इसका उत्तर अम्लवर्षा है, कहीं कहीं पर इसका उत्तर जो है आपको रेडियोधर्मिता देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। रेडियोधर्मिता की वजह से स्टोन कैंसर होता है। अब इसका जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों स्टोन कैंसर में धूल गंदगी के कणों की जो परत होती है वो पानी के प्रभाव से मूर्तियों पर जम जाती है। वातावरण में मौजूद जो सल्फेट है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड, सोडियम आदि तत्व मूर्तियों को हानि पहुंचाते हैं और भौतिक, रासायनिक और जैविक लेप लगाकर इसका उपचार किया जाता है। तो रेडियोधर्मिता जो है इसका एक कारण आप मान सकते हैं। हालांकि अम्लवर्षा भी इसका उत्तर हो सकता है। नियर अबाउट इसका जो भी उत्तर है इसमें सही जवाब ऑप्शन बी को आप मान सकते हैं। ठीक है, स्टोन कैंसर। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों ये प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2 प्रश्न और बनते हैं इससे। अब देखो यहाँ पर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है, तो 2019 और 2020 की जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों 2020 की जो थीम है वो है जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 2019 की जो थीम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ये 2019 की थीम है। और ये जो अर्थ नेटवर्क के नेतृत्व में मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान कहां पर है? वेल्ड घास के मैदान दोस्तों कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जो वेल्ड घास के मैदान है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया प्रश्न। पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए, तो जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जीवाश्म का मतलब फॉसिल होता है, तो इसे फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। और जो ये फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में है, डिंडोली जिले में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये भी आप याद रखना। तो 1983 में स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश के डिंडोली जिले में, ये आप याद रखना, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? हेमिस, तो दोस्तों जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या इसे हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में काफी ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप एनपी भी कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। यह भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहां पर स्थापित होते हैं? मतलब जो आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके परितः वायुमंडल जो पाया जाता है इसको 5 भागों में बांटा गया फ्रेंड्स। तो सबसे ऊपर का जो होता है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा इस तस्वीर के माध्यम से। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये ट्रोपोस्फियर हो गया, इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, इसके बाद जो है ये एक्सोस्फियर है। एक्सोस्फियर, तो इसी में जो होता है जो उपग्रह होते हैं वो जाकर चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, वायुमंडल। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको जो है बीओडी के नाम से जानते हैं, बीओडी। तो बीओडी जो होता है ये जल प्रदूषण को मापता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, इसको जो है क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं आप WWF। इसका जो कोष है यानी कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो ये आप जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो संगठन है ये क्या काम करता है? तो दोस्तों ये एक एनजीओ है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में
मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में है। और इस संगठन का जो लक्ष्य है वो है वन्य जीवन का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। ठीक है, और ये संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है। ये इसका लोगो है, ये आप देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बात यहाँ पर क्या हो रही है? विश्व वानिकी दिवस के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रीय वानिकी दिवस नहीं, विश्व वानिकी दिवस। और ये प्रतिवर्ष होता है 21 मार्च को। ठीक है, तो इस वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस यानी कि विश्व वानिकी दिवस की जो थीम है वो वन और शिक्षा है, वन और शिक्षा। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी जब यूरोपीय कृषि महासंघ की बैठक हुई थी। यूरोपीय कृषि महासंघ की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। और 21 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 मार्च को जो उत्तरी गोलार्ध है, सॉरी जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनियां जो होती हैं वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत तो दोस्तों ये 65 dB है। अगर 65 dB से ऊपर की ध्वनि है तो ये ध्वनि प्रदूषण कही जाएगी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, 65 dB। एथलीट फुट बीमारी का कारण क्या है? एथलीट फुट, अब इसे जो है आप जो हाथी पांव होता है उससे मत समझना। इसमें एक ये आप देख रहे हो इस प्रकार से मतलब दाद हो जाता है बॉडी में, पैरों में, बॉडी में नहीं पैरों में। तो इसे जो है कवक इसका कारण होता है। ठीक है, फंगस। तो एथलीट फुट का जो कारण है वो क्या है? फंगस होता है, कवक। और पौधे किस रूप में नाइट्रेट प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो ये नाइट्रेट के रूप में ही प्राप्त करते हैं, विकल्प ए इसका करेक्ट होगा। आनुवंशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने मटर पर अब जो है अपना प्रयोग किया था। और आपको ये भी बता दें कि इनके जो 3 नियम हैं, एक तो होता है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है विसंयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम जिसे आप कहते हैं, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम है मेंडल के। कभी कभी भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने कितने नियम दिए हैं, तो 3 नियम होते हैं। हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद दिमाग से बात निकल जाती है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए आपको। जब तक आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती फ्रेंड्स, तब तक आप स्टूडेंट बने रहिए। ठीक है, लगातार सीखते रहिए और बिल्कुल मत सोचिए कि जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज नहीं करना है। सब कुछ रिवाइज करना है। आपकी जिम्मेदारी अब और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि अब जितना आपने पढ़ा है क्लास अच्छा 1 से लेकर अब तक टिल नाउ, वो सारी चीजें आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है जब तक आपको एक जॉब मिल नहीं जाती है। तो बी स्टूडेंट ऑलवेज। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है दोस्तों कहां पर? ये कांगो को कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बन्नी घास का मैदान कहां पर स्थित है? बन्नी घास, तो दोस्तों जो बन्नी घास का मैदान है ये कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निम्न में कहां पर लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है? सोन चिड़िया, दोस्तों ये जो चिड़िया है पहले बहुत ही पाई जाती थी, लेकिन इसका अत्यधिक शिकार हुआ, तो इसी शिकार के चलते अभी चिड़िया लुप्त प्राय हो गई है। इसका संरक्षण जो है करेरा पक्षी अभ्यारण्य शिवपुरी मध्य प्रदेश और घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश ही अब इनको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। करेरा पक्षी अभ्यारण्य और घाटी गांव अभ्यारण्य में इनको जो संरक्षित किया जा रहा है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल, तो दोस्तों जहां पर धूप समान होती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये ग्लोब हो गया, अब यहाँ पर जो है धूप की मात्रा और यहाँ पर जो कोई भी मतलब कॉन्टिनेंट हो, कोई भी देश हो, अगर यहाँ पर धूप की मात्रा जो है समान है तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको जो है आइसोहेल रेखा कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइसोहेल रेखा से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये समान धूप को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे आइसोहेल रेखा कहा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि कौन एक ऊतक है? ऊतक मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत है या फिर अमाशय है? दोस्तों बाकी जो पार्ट है ये आपकी बॉडी के क्या है? ऊतक नहीं है, रक्त लेकिन एक ऊतक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ऊतक क्या होता है? एक ही प्रकार की कार्य और संरचनाओं वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रहता ना। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टिश्यू की खोज किसने की थी? तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि विसेट ने की थी। तो ऊतक विज्ञान
या इसको जो है जो ऊतक विज्ञान होता है उसको ऊतकी भी कहते हैं। इसका अध्ययन जो होता है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अंग्रेजी का जो हिस्टोलॉजी शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोस और लाजिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ऊतकों का अध्ययन। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, टिश्यूज को स्टडी यानी कि ऊतक विज्ञान या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो ये आप याद रखना। और दांत का जो शिखर होता है, शिखर समझ पा रहे हैं? देखो शिखर का मतलब ये दांत ही उखाड़ के रख दिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया ना, इसको क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये काफी मजबूत होता है। ये एक्चुअली में बॉडी का सबसे मजबूत जो क्या बोलेंगे तत्व होता है वो एनामेल ही होता है, तो ये काफी स्ट्रांग होता है। तो दांत का जो शिखर होता है, शिखर हो गया ना ये एनामेल से बनता है, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो किससे बनता है, तो ये सेगमेंटम से बनता है, सेगमेंटम, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? विश्व के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों दुनिया में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान था, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान ये कब खोला गया, कहाँ पर खोला गया? तो ये अमेरिका में खोला गया, 1872 में खोला गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी आपके मन में आज आ ही जाना चाहिए कि तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था और कब खोला गया, कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कब खोला गया? तो ये 1936 में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? तो यूपी में खोला गया। लेकिन अब ये कहाँ पर चला गया? अब ये यूके में चला गया। यूके मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। तो 1936 में यूपी में खोला गया। अब एक बात और ध्यान रखना कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पहले नाम था वो क्या था? हेली नेशनल पार्क। जब ये बना था तो इसको क्या कहा गया? हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जिम कॉर्बेट जो थे ये बहुत मशहूर शिकारी भी थे और अच्छे जो है जानकार थे, जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगली जीवन होता है उसके, इसलिए इसको जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी दिलचस्प है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार दोस्तों ये कौन सा है? तो ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। बनारस जब आप जाएंगे उसके बगल में एक जनपद है चंदौली, वहां पर ये 78 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो आप इसमें गलती बिल्कुल मत करना। अब एक क्वेश्चन और है, कछुआ वन्यजीव विहार ये भारत के किस राज्य में है? हो सकता है इसका जवाब आपके मन में बिहार आ रहा हो, क्योंकि बिहार में भी कछुआ संरक्षण के लिए एक वहां पर बनाया गया है। कछुआ संरक्षण के लिए एक वहां पर तरीका वहां पर खोजा गया है, ठीक है। तो बिहार नहीं होगा इसका सही जवाब। फिलहाल कछुआ वन्यजीव जो बिहार है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये देखो, रामनगर जाओगे वाराणसी, वहां पर आपको मिलेगा। 7 वर्ग किलोमीटर में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हवाई जहाज से जाओगे तो वाराणसी बाबतपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम आप अब LBS इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, वहां पर जाना पड़ेगा। और अगर बस से जाते हो तो वाराणसी कैंट वहां पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो है विभिन्न कछुए देखने को मिल जाएंगे। गांगे यानी गंगा डॉल्फिन, जिसको राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारे पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा, वीडियो पसंद आया और सीटेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फटाफट हमसे कनेक्ट हो जाएं। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर कहीं पर भी जुड़ना चाहते हैं, आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करेंगे, हम आपको मिल जाएंगे हर जगह पर। आप हमसे कनेक्ट हो जाइए फटाफट, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और PDF के लिए आ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको PDF में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।